Hello friends, welcome back to Elite Professional Academy, and this is probably the last lecture on the Indian Partnership Act 1932. इसके पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स इसके ऊपर डिलीवर कर दिए हैं। उन सारे लेक्चर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिए हैं। अगर किसी ने कोई लेक्चर पूरा नहीं देखा है या फिर कोई लेक्चर मिस हो गया है या फिर किसी लेक्चर का कुछ पार्ट आपने नहीं देखा हुआ या फिर पॉइंट क्लियर नहीं है, तो प्लीज आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके उस रिस्पेक्टिव लेक्चर को देख सकते हो। Coming to this, in our syllabus, we have started the unit number 3, that is the last unit from the Indian Partnership Act, and the name of the unit is registration and dissolution. रजिस्ट्रेशन लगभग हम लोग खत्म कर चुके हैं और अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन की तरफ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का एक पॉइंट पेंडिंग है, उसको पहले खत्म करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग पिछले लेक्चर को रिवाइज जरूर करेंगे। So what we have seen in the last lecture, we have seen that how to register the firm, yes or no. So उसमें हमने देखा था सेक्शन 58, और सेक्शन 58 की समरी कुछ इस प्रकार से है कि फर्म को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आपने फर्म को चालू करने के टाइम पे उसको रजिस्ट्री करवाओ, ये किसी एंगल से मैंडेटरी नहीं है। आप उस टाइम पे भी रजिस्ट्री करवा सकते हो या फिर आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर पार्टनरशिप उस टाइम पे भी उसको रजिस्टर करवा सकते हो। एट एनी टाइम यू कैन रजिस्टर योर पार्टनरशिप फॉर। अब अगर आपको रजिस्ट्री करवाना ही है तो किसके पास जाओगे? तो एक बंदा है जिसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, उसको बोलते हैं ROF, जो हर एक स्टेट में अलग अलग जगहों पे स्थित है। उसके अंदर कुछ जुरिडिक्शन रहेगा। उस जुरिडिक्शन के लोग क्या करेंगे बोलो, आपके उस RF के पास जाएंगे और वहां पे अपने फर्म का रजिस्ट्री करवाएंगे। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में 4 ROF है, और अगर मैं कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे इन इलाकों की बात करूंगा तो इन इलाके के लोगों ने अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवानी है तो उन्होंने कंपलसरी कहाँ पे जाना है? उन्होंने कंपलसरी पुणे ROF के अंदर जाना है। अब अगर आपको ROF के पास रजिस्ट्री करवाने के लिए जाना है तो आपने फॉर्म ए जरूर भरना है, और उस फॉर्म ए में क्या क्या लिखना है? फॉर्म ए जो कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म है, तो उस फॉर्म में क्या क्या बातें लिखनी है? उस फॉर्म में लिखना है नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, capital contributed by all the partners and date of joining of all the partners and date of commencement of the partnership firm। तो इतनी बातें आपने क्या करनी है बोलो, उस फॉर्म नंबर ए में देनी है। साथ साथ बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब रहेंगे एक्ट में, वो सारी डॉक्यूमेंट्स आप में सबमिट करने हैं। एक तो आप पोस्ट से उसको डिलीवर कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, बाय हैंड डिलीवरी, यानी कि बाय डिलीवरी आप क्या कर सकते हो बोलो, उस ROF के ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए, सेक्शन नंबर 59 में ROF के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर उसको सेक्शन 58 के सारे कंप्लायंसेस हो चुके हैं, कर चुका है पार्टनर, तो फिर उसकी फर्म जो है वो रजिस्ट्री करवा के लेगा, और एक बार वो रजिस्ट्री करवा के लेगा अपने रजिस्टर ऑफ फर्म्स में उस पार्टनरशिप फर्म का नाम लिख देना है, और पार्टनरशिप फर्म को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देना है। अब अपने एक पॉइंट सीखा था कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वो कमेंसमेंट कर सकता है। लेकिन क्या आफ्टर द कमेंसमेंट, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, अगर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना है तो क्या उस केस में पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगने चाहिए अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर चार्जेस फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन? यस, इसको बोलते हैं पेनल्टी। तो वो पेनल्टी आपको बोलिए सेक्शन नंबर 59A1 में। तो पेनल्टी कितनी है? तो हर साल या फिर उसके पार्ट के लिए आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म कुछ 4.5 साल बाद रजिस्टर करवाई है तो 4 साल के 100 रुपए गिन के दे देने हैं, और जो आधा साल है उसके लिए आपने 50 रुपए देने हैं, 100 रुपए देने हैं, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है बोलो, 100 रुपए ही देने हैं। 4 साल एक दिन भी हो गया तो मान लेंगे आपके 5 साल हो चुके हैं और अपने 500 रुपए दे देंगे। एक दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन एक्स्ट्रा,
पूरे समय को, जो भी पार्ट ऑफ द ईयर है उसको हम लोग पूरा साल मानेंगे और उस समय के लिए भी हम लोग 100 रुपया आपसे पूरे साल का रिकवर करवाएंगे एज अ पेनल्टी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि पार्टनरशिप हमको रजिस्टर करवाना जरूरी तो है नहीं, लेकिन क्या रजिस्टर ना करवाने के कुछ डिसएडवांटेजेस है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है? तो जी हाँ, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। देखो बहुत ही खतरनाक और जालिम प्रकार के क्या है बोलो ये कॉन्सिक्वेंसेस है। पहला, फर्म या कोई पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस फाइल नहीं कर सकते। मतलब थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड फर्म या फिर उसके पार्टनर को टपली मार के जा सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा और पूरा ही नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म के कोई पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन क्या थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर या पार्टनर के ऊपर केस फाइल कर सकती है? जी हाँ, जरूर कर सकती है। ये उससे दूसरा खतरनाक वाला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोला है दैट पार्टनर्स थर्ड पार्टी से या फिर फर्म थर्ड पार्टी से अपना लायबिलिटी सेट ऑफ करने के टाइम पे अगर उससे कुछ रिकवरी करना है तो वो क्लेम नहीं कर सकते, उन्होंने पूरा ही पैसा दे देना है। कब? जब उन्होंने अगर केस फाइल किया हुआ है तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो ट्रांजैक्शंस में ये सेट ऑफ क्लेमिंग वगैरह चलता रहता है। लेकिन अगर मान लो आपसे मुझको 1000 रुपए आने हैं, ठीक है ना, मतलब मान लो मैं फर्म हूं और आपसे मुझको 1000 आने हैं और मैंने आपको 2000 देने हैं, ठीक है, और मैं आपको 2000 नहीं देता हूं और आपने मेरे पर केस फाइल किया और वो बात कोर्ट में चली गई, तो कोर्ट बोलेगा कि इसको 2000 दे दो, तो मैं बोलूंगा ऑलरेडी उससे मुझको 1000 आने हैं तो मैं उसको 2000 रुपए नहीं दूंगा, मैं उसको 1000 रुपए ही दूंगा। तो ये 1000 का जो क्लेम है सेट ऑफ, जो आपने मेरे को देना है, जिसको मैंने माइनस किया है, वो मैं नहीं कर सकता। कोर्ट मुझको 2000 रुपए देने के लिए ही लायबल पकड़ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, दैट पार्टनर कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट अदर पार्टनर, यानी कि पार्टनर भी अपने आप में केस फाइल नहीं कर सकते। तो केस फाइल करने के लिए अपने पास 1 नंबर, 2 नंबर और 3 पॉइंट है। पहला, पार्टनरशिप फर्म या पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी केस फाइल करेगी, और पार्टनर अपने अपने में केस फाइल नहीं करेंगे, और पार्टनर या फिर फर्म थर्ड पार्टी से सेट ऑफ क्लेम नहीं करेंगे। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है, यानी कि अपना जो थर्ड पॉइंट क्लेम वाला था, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। यहाँ पे क्या बोला है कि आप डिसोल्यूशन के लिए सूट फाइल कर सकते हो, या फिर आप अकाउंट सेटलमेंट के लिए, किसके लिए बोलो, अकाउंट सेटलमेंट के लिए केस फाइल कर सकते हो, या फिर आप केस फाइल कर सकते हो किसके लिए बोलो, फॉर क्या बोलते हो उसको, रिकवरी, ओके, फॉर दैट मैटर फॉर रिकवरी ऑफ शेयर ऑफ असेट ऑफ द फर्म। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसको हम लोग एक्सेप्शन में, जिसको हमने छोड़ा था कल के लेक्चर पे, उसको देखने के बाद और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक बस इतना ही याद रखो, अब जो हम लोग करने वाले हैं उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, सो इतना देखा था हमने लास्ट लेक्चर पे। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस, ठीक है ना। नाउ व्हाट आर दिस एक्सेप्शन, ध्यान देंगे। एक्सेप्शन किस चीज के बताओ, एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 69 के। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन दैट नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डज नॉट हाउएवर इफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। पार्टनरशिप फर्म का नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म जो है वो फॉलोइंग राइट्स को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, इसका इसके ऊपर किसी प्रकार से इंपैक्ट नहीं आएगा। ये राइट्स अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स को जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी कोई राइट्स उसको नहीं मिलेंगे। पहला राइट, थर्ड पार्टी कैन sue द फर्म और एनी अदर पार्टनर इवन इफ द पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। थर्ड पार्टी कैन इजीली फाइल केस अगेंस्ट फर्म और दी पार्टनर। लेकिन क्या पार्टनर या फिर फर्म थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल कर सकता है? जी नहीं, नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, द राइट ऑफ द पार्टनर्स, मतलब नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डज नॉट हाउएवर अफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स में दूसरा पॉइंट क्या है कि पार्टनर का जो राइट है फॉर सुइंग द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब पार्टनर क्या कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए भी केस फाइल कर सकता है अपने दूसरे पार्टनर के ऊपर। वो कैसे, जब हम लोग डिसोल्यूशन का पार्ट देखेंगे इसके बाद, उसमें और क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। लेकिन वहां पे जाने से पहले कुछ बातें रिवाइज करते हैं, कुछ समझते हैं इसके बारे में। देखो, अगर मान लो
पार्टनरशिप फर्म में ए बी और सी 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है बोलो? ए बी एंड सी, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है बोलो, ये जो सी बंदा है ही वांट्स टू डिसॉल्व द फर्म। डिसॉल्व द फर्म मतलब कि इस फर्म को, एबीसी फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि पार्टनरशिप जो है वो सही काम नहीं कर रही है, गलत काम कर रही है, या फिर पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में मिसमैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सही हिसाब से नहीं चल रही है, या फिर पार्टनरशिप फर्म बहुत सालों से लॉस मेकिंग में चल रही है, तो कुछ मायने ही नहीं बनते हैं पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करने के। इसलिए सी ये चाहता है कि इस पार्टनरशिप फर्म को हम लोग बंद करें, लेकिन ए और बी ऐसा करने से उसको रोक रहे हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इस केस में सी कैन फाइल केस अगेंस्ट ए एंड बी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इवन इफ द फर्म इज अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर होगी तो बात तो मतलब ये इम्प्लाइड ही है कि उसको ये राइट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड होने के बावजूद सी को ये राइट मिल सकता है कि वो बाकी पार्टनर्स के ऊपर कुछ इक्विटेबल ग्राउंड्स पे पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का केस फाइल कर सकता है। चलो ये तो बात होगी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की। मान लेते हैं फर्म डिसॉल्व हो गई, डिसोल्यूशन के तो कर ही सकता है, मान लेते हैं फर्म डिसॉल्व हो गई और जो बाकी पार्टनर है वो अकाउंट सेटल नहीं कर रहे हैं। किसका अकाउंट सेटल नहीं कर रहे हैं? मान लेते हैं सी का अकाउंट सेटल नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर एक बार पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म ने अकाउंट्स को सेटल करके ए बी सी या फिर जो भी फलाना पार्टनर है उन पार्टनर्स के अकाउंट्स को कैलकुलेट करके उनका कितना शेयर बनता है वो दे देना है या नहीं दे देना है? जरूर दे देना है। लेकिन यहाँ पे ए बी सी का वो शेयर नहीं दे रहे या फिर अकाउंट सेटल करने में देरी कर रहे हैं, तो क्या उस केस में सी अपने बाकी पार्टनर्स के ऊपर केस फाइल कर सकता है? जी हाँ। इसके लिए पार्टनरशिप रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। क्यों बताओ? बिकॉज पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, सी ने तो अपने पैसे पार्टनरशिप फर्म में लगाए ही थे। मतलब पैसे रिकवरी करने के लिए फर्म से किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। ये हो गया अकाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व फर्म या फिर रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो मैं इसकी बात कर रहा था। तो रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म में है, किसका बोलो? शेयर इन द असेट की बात करें। ये तो अकाउंट सेटल मतलब किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन जितना प्रॉफिट कमाया है उसका अकाउंटिंग करके सेटल करके वो शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन तो दे देना है। लेकिन साथ साथ अगर मान लो प्रॉपर्टी में कुछ शेयर है, फिक्स असेट वगैरह कुछ रहेंगे नहीं रहेंगे, टेबल कुर्सी मेज बिल्डिंग एसी कार जो भी है उसका सेटलमेंट करके रियलाइज करके वो भी शेयर पार्टनर्स को दे देना है। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो जिसको नहीं मिल रहा है वो क्या करेगा बोलो? दूसरे पार्टनर के ऊपर केस फाइल जरूर करेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप होना जरूरी नहीं है। तो पहला पॉइंट, थर्ड पार्टी कैन फाइल केस अगेंस्ट द पार्टनर या फिर फर्म। और दूसरा पॉइंट, पार्टनर में फाइल केस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन अनदर पार्टनर, or in case of a dissolution a partner may file case for what? Case for settlement of the account and realization of the asset of the dissolved firm. Third point, that power of an official assignee, receiver of the court, to release the property of the insolvent partner and to bring an action. अब यहां पे देखना पड़ेगा ऑफिशियल असाइनी का मतलब क्या होता है। मैंने आपको कल के लेक्चर पे ऑफिशियल असाइनी का मतलब समझा था जिसका नाम था ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर, अब ये ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब क्या होता है? ये लिक्विडेटर कब आता है? इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। मान लेते हैं कि ए बी और सी 3 पार्टनर थे और ये सी पार्टनर क्या हो गया बोलो? इंसॉल्वेंट हो गया। अब जैसे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है क्या हो जाता है बोलो? यूनिट नंबर 2 में हमने सीखा था, बताओ क्या हो जाएगा? अरे बताओ नहीं आ रहा है तो फिर लाइव जिंगल आला है आपका। सी जैसे ही इंसॉल्वेंट होता है, याद आ रहा है तो ये देखो, फर्म इज नॉट लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर एज वेल एज इंसॉल्वेंट partners property in firm is not liable for acts of the firm। कुछ याद आया क्या? मतलब एबीसी फर्म, इनकी मान लो कुछ एबीसी फर्म है, इस एबीसी फर्म में सी का जितना भी शेयर है
वो शेयर जिस दिन वो इंसॉल्वेंट बनेगा उस दिन से एबीसी फर्म के किसी एक्टिविटी के लिए लायबल नहीं मानी जाएगी। तो सर ये सी का शेयर करेगा जाएगा किसको, क्या सी को दिया जाएगा? मान लेते हैं सी का शेयर इंक्लूडिंग द प्रॉफिट और असेट कितना है बोलो, यहाँ पे 1 करोड़ है और यहाँ पे 10 करोड़ है, कुल मिला के 11 करोड़ का उसका क्या है बोलो शेयर है। तो ये क्या किया जाएगा, क्या सी को वापस दिया जाएगा? अरे सी तो इंसॉल्वेंट है, दिवालिया है, उसके पास पैसे देगा तो वो तो वैसे ही उड़ा देगा, उड़ा उड़ा के ही पैसे खत्म किए उसने। तो यहाँ पे जो शेयर है वो ट्रांसफर किया जाएगा किसको बोलो, ये ट्रांसफर किया जाएगा, सॉरी, तो ये जो 11 करोड़ है ये 11 करोड़ किसको जाएंगे बोलो, ये 11 करोड़ जाएंगे बोलो ऑफिशियल लिक्विडेटर को। अभी ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करेगा, ये जो फर्म से आए हुए पैसे हैं वो भी अपने पास रखेगा, साथ साथ अगर उस पार्टनर की कुछ पर्सनल असेट्स है, घर है, गाड़ी है, ज्वेलरी है, वो भी लेगा, उसको भी बेचेगा और इन पैसों को से क्या करेगा। अब ये 11 करोड़ तो फर्म से आए हैं, ठीक है ना, उसके बाद उसके पर्सनल असेट्स जो रहेंगे, मान लेते कुछ 20 करोड़ के निकल आएगा, तो 31 करोड़ का ये पैसा क्या करेगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या घर पे लेके जाएगा? नहीं, ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा फॉर पेइंग द लायबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। क्लियर है? अब हमने ये पढ़ा था कि लायबिलिटी असेट से ज्यादा होती है, तो 31 करोड़ के असेट्स है और 50 करोड़ की लायबिलिटी है, तो 19 करोड़ की लायबिलिटी क्या हो जाएगी बोलो, खारिज की जाएगी, वो पैसा 19 करोड़ वाले क्रेडिटर्स को नहीं मिलेगा। क्लियर है पक्का? तो यहाँ पे इसलिए यही बोला है कि भले ही पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, अगर उसके किसी पार्टनर, उसका कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऑफिशियल अजाइनी का ये राइट वहां पे जरूर रहेगा कि वो उस इंसॉल्वेंट पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में जितना शेयर है वो शेयर उससे क्लेम करेगा, किससे? पार्टनरशिप फर्म से, भले ही पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। क्लियर? समझा? वापस एक बार दोहराता हूं, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, अगर उस पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उस इंसॉल्वेंट पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में जितना शेयर है वो ऑफिशियल अजाइनी क्लेम कर सकता है, उसके लिए पार्टनरशिप रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड होना मायने नहीं रखता है। क्लियर है? यस। एंड लास्ट वन, दैट हमने ये देखा था पिछले सेक्शन में कि पार्टनरशिप फर्म या फिर पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते या फिर थर्ड पार्टी से अमाउंट क्लेम सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे बोला है एक्सेप्शन के भी वो कर सकते हैं, लेकिन कौन से केस में? जहां पे सूट अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹100 इन वैल्यू। बताएंगे 100 रुपए का क्या आता है? 100 रुपए का तो डेयरी मिल्क चॉकलेट आता है अभी। अरे सुनो, अरे कॉफी वगैरह पीने जाते हैं गर्लफ्रेंड के साथ, तो उस टाइम पे आपके 100 रुपए क्या सीसीडी में वगैरह चले गए तो वहां पे 350 रुपए की कॉफी आती है भाई। अभी मेरे पास बताओ, मैं कभी नहीं जाता हूँ, ठीक है ना, मुझको तो ऐसे किसी ने बोल दिया था तो वैसे मुझको पता है। तो ये जो राइट टू स्यू है, मतलब थर्ड पार्टी के ऊपर पार्टनर या फर्म केस फाइल कर सकता है, ऊपर बोल रहे नहीं कर सकता है, अब बोल रहे कर सकता है, लेकिन कितने रुपए के लिए? 100 रुपए तक के लिए, 100 रुपए से ज्यादा के लिए नहीं। अगर 101 रुपए का कोई क्लेम है तो उसके लिए वो केस फाइल नहीं करेंगे, या फिर 101 रुपए का अगर सेट ऑफ करना है तो वो भी नहीं कर सकते। मतलब कितना बोलो? ओनली ₹100। क्लियर है पक्का? तो ये रहे क्या बोलो उसके एक्सेप्शंस। किसके एक्सेप्शन? सेक्शन नंबर 69। तो सेक्शन 69 के नीचे हम लोग ये सारी बातें लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं यहां से। सेक्शन 69 ये रहा, उसके नीचे ही हम लोग लिखेंगे, आप भी उसके नीचे ही लिखना, ठीक है ना, लेकिन पहले मैं लिखूंगा फिर उसके बाद आप कॉपी डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलो पहले ध्यान देंगे मैं क्या लिख रहा हूं, मैं बहुत आसान भाषा में लिखूंगा यहाँ पे ताकि आपको समझ आए। तो आएंगे इसके एक्सेप्शन, सेक्शन 69 के एक्सेप्शन, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है? पहला एक्सेप्शन क्या है? चलो नंबर ही डालते हैं, नंबर वन एक्सेप्शन क्या बोलो, यहां पे बोला है उन्होंने दैट पार्टनरशिप फर्म, ओके, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस फाइल जरूर कर सकती है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी क्या कर सकती है बोलो? पार्टनरशिप के ऊपर थर्ड पार्टी कैन फाइल केस अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म और एल्स क्या बोलो? पार्टनर्स, और एल्स क्या बोलो? पार्टनर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। अब
पॉइंट नंबर 2 में ये बताया है कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो। पार्टनर क्या कर सकते हैं बोलो? पार्टनर कैन फाइल सूट अगेंस्ट अनदर पार्टनर, वो भी उसी फर्म का, किसी और फर्म का नहीं। किसके लिए बोलो? 3 चीजों के लिए। एक तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म को बंद करने के लिए केस फाइल कर सकता है, और फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, और फॉर रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये बताया है कि ऑफिशियल असाइनिंग of insolvent partner, official assignee of insolvent partner can claim any share in property and profit from firm of that insolvent partner, of that insolvent partner, even if firm is what? Unregistered। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या बताया है? फर्म और पार्टनर कैन फाइल केस अगेंस्ट थर्ड पार्टी और कैन क्लेम सेट ऑफ बट फॉर नॉट एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ ₹100। ओके, क्लियर है? चलो सभी काम करेंगे, एक्सेप्शन लिखेंगे और ये सारे पॉइंट कॉपी डाउन कर लेंगे। कम ऑन फास्ट, कॉपी डाउन।
ओके चलो, आई होप हो गया है। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एज अ होमवर्क, ठीक है ना, आई होप आपने कर लिया है। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट ये नहीं है, उसके नीचे उसका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये सारी बातें मैंने आपको होमवर्क करने के लिए बोली थी। ऊपर जो बातें डिस्कस की है नीचे वही सारी बातें डिस्कस कर ली है। चलो अब बढ़ते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म के यूनिट नंबर 3 के सेकेंड हाफ में, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा कि व्हाट डू मीन बाय हाउ टू डू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म और उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे, क्या बोलो, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म को डिसॉल्व कैसे करते हैं। नाउ यहाँ पे दो वर्ड्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा वर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दोनों में क्या अंतर है? सो दोनों अलग अलग लिखे हैं तो जरूर कोई अंतर रहेगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या फर्क है, देखो यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। चलो ए बी एंड सी, ए बी सी। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, उसके बाद विराट कोहली, ठीक है, और रोहित शर्मा। या फिर चलो रोहित शर्मा को, विराट कोहली को नहीं देते हैं, विराट कोहली आरसीबी का है। सचिन तेंदुलकर, उसके बाद अपना रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, ठीक है। तीनों एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है मुंबई इंडियंस, फर्म। ये क्या है बोलो? पार्टनरशिप फर्म है जिसमें कितने पार्टनर है? एक पार्टनर है अपना सचिन, रोहित एंड हार्दिक, ठीक है। चलो फर्म रजिस्टर हुई, कुछ समय तक चली भी, ठीक है। अब हार्दिक पांड्या जो है, ठीक है ना, उसको आगे कीड़े, उसने बोला कि मैं क्या करूंगा, पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी शादी होने वाली है, बाल बच्चे पैदा हो गए हैं, अब मुझको रिटायर होना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपकी फर्म में नहीं रह सकता, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, खुद प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। तो सचिन रोहित बोले अरे यार, ये तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हार्दिक नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। तो हार्दिक बोला फिर ठीक है, मैं जाने के बाद अगर फर्म ही नहीं रहने वाली तो हम लोग क्या करते, फर्म को बंद ही कर देते। मतलब हार्दिक के रिटायरमेंट के बाद दो बातें हो सकती है, एक तो फर्म बिजनेस will get continued or firm's business will be discontinued, अब अगर मान लो फर्म का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, यानी कि अपना सचिन, रोहित एंड हार्दिक, ये तो सनराइजर्स हैदराबाद हो गया तो सचिन, रोहित एंड हार्दिक जो है, हार्दिक के जाने के बाद अगर फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, वो भी निकलना चाहते हैं उस फर्म से, तो उस केस में इस चीज को, ये जो बातें यहां पे लिखी हैं, इस चीज को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब फर्म, पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो गई। अब फर्म के नाम पे कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा है। मुंबई इंडियंस जो फर्म है, मुंबई इंडियंस जो फर्म है, ये मुंबई इंडियंस फर्म क्या नहीं बोलो, अब अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि उसके तीनों के तीनों पार्टनर्स इससे निकल चुके हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन यहां पे सचिन एंड रोहित वो बोलते हैं कि चलो हार्दिक चला गया तो क्या हुआ, हम लोग फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे, फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कुछ याद है कि रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब पार्टनर चले जाने के बाद अभी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी ना, कैसे? कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो बदलेगा, असेट का शेयर का रेशियो बदलेगा, सब बदलेगा, यस और नो। लेकिन बिजनेस वही रहेगा। तो पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट करेंगे और रिकंस्टिट्यूट करने के लिए आपकी पुरानी पार्टनरशिप, ओल्ड पार्टनरशिप बोल रहा हूं मैं, पार्टनरशिप फर्म नहीं,
मैं फर्म नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पार्टनरशिप। ओल्ड पार्टनरशिप गेट्स डिसॉल्व्ड। जो किसके बीच में थी, जो किसके बीच में थी, सचिन, रोहित एंड हार्दिक। लेकिन अभी क्या हो गया बोलो, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी किसके बीच में, सचिन एंड रोहित। क्लियर है? वही बिजनेस, वही फर्म, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बट विद द रिकॉन्स्टिट्यूटेड, एक नयापन लेके आए, नया है यह। पार्टनरशिप फर्म चेंज नहीं हुई है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन था पहले कि सचिन, रोहित एंड हार्दिक, इन तीनों का मिलके कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, मतलब एक एसोसिएशन हुआ करता था। अब वो एसोसिएशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन रीएसोसिएट हो गया है या फिर रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, और वो उस रिकॉन्स्टिट्यूट बिजनेस के साथ, रिकॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ेंगे और पुराने पार्टनरशिप को, किसको, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करेंगे। हो सकता है सचिन और रोहित क्या करे, किसी और एक नए पार्टनर को ऐड कर ले, जिसका नाम है क्या बोलो, महेंद्र सिंह धोनी। तो क्या ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ? जी हाँ, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ही हुआ। क्लियर है? तो ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन पार्टनरशिप फर्म क्या रहेगी बोलो, सेम रहेगी, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूड है। क्लियर है? और अगर मान लो हार्दिक के जाने के बाद पार्टनरशिप फर्म ही बंद करना उनका इंटेंशन है, तो उस केस में उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन। लेकिन यहां पे क्या है बोलो, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए आप क्या बोलेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्लियर है? पक्का जेपे? चलो यहां पे देखो नीचे डिफरेंशिएशन बोला है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। तो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन, ये डिसोल्यूशन है एक्चुअली, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो बताएंगे क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, मैं किसकी बात कर रहा हूं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब सचिन और रोहित डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस, क्या उस केस में फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू किया जाएगा या डिसकंटिन्यू किया जाएगा? तो इस केस में फर्म के बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व ना होते हुए पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, तो क्या उसके उसमें फर्म का बिजनेस कंटिन्यू होगा, नहीं होगा? तो फर्म का बिजनेस क्या होगा बोलो, कंटिन्यू रहेगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन है तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि फर्म ही नहीं रही। और अगर मान लो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है तो उसके उसमें पार्टनर उस बिजनेस को कंटिन्यू कर लेते हैं, बिकॉज फर्म अभी भी अस्तित्व में। अब अगर बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो गया है तो क्या वाइंडिंग अप होना जरूरी है? यस और नो? यस, तो वाइंडिंग अप हो जाए, वाइंडिंग मतलब क्लोज डाउन। तो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म बंद करनी है तो पार्टनरशिप क्लोज करना जरूरी है। यस, तो अगर पार्टनरशिप क्लोज हो जाती है तो क्या सारे पार्टनर्स का अकाउंट्स वगैरह सेटल करना जरूरी है? यस, तो फर्म के क्या हो गया बोलो, असेट्स एंड लायबिलिटीज को सेट ऑफ किया जाएगा, जो भी शेयर आएगा, जितना भी बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मान लो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिख रही है, असेट जो है, ठीक है ना, मान लेते हैं 100 करोड़ के हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल और यहाँ पे लोन एंड क्रेडिटर, ये सुनो, मान लेते हैं क्रेडिटर्स कुछ है 15 करोड़ के और लोन कुछ है 25 करोड़ का, तो कैपिटल कितना बचा, 60 करोड़ का। तो ये 100 करोड़ के एसेट को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, मान लो मिलते हैं 100 करोड़ रुपए, उसमें से लायबिलिटी को माइनस किया जाएगा। लायबिलिटी कितनी है बोलो, एक तो 25 करोड़ की और एक 15 करोड़ की, तो दोनों को माइनस किया जाएगा और बचा कितना बोलो, 60 करोड़। तो ये 60 करोड़ जो है वो क्या किया जाएगा बोलो, पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा, ए, बी और सी। ओके, तो इसको मिलेगी 20, इसको मिलेगी 20, इसको मिलेगी 20। हो सकता है कि 100 करोड़ के असेट को बेचने के बाद 120 करोड़ मिले, तो यहाँ पे कितना मिला बोलो, 80 करोड़ मिला। तो 80 करोड़ क्या किया जाएगा, ए, बी और सी में डिवाइड किया जाएगा। क्लियर है? पक्का? तो जहां पे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है और पार्टनरशिप फर्म को वाइंडिंग अप किया जाता है। लेकिन जहां पे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, तो क्या उसके इसमें बिजनेस कंटिन्यू रहेगा? यस। तो अगर बिजनेस कंटिन्यू रहेगा तो क्या सारे पार्टनर्स का असेट लायबिलिटी का सेटल करना जरूरी है? नहीं, बस किसका अकाउंट सेटल किया जाएगा, ओनली द रिटायर्ड पार्टनर का अकाउंट सेटल किया जाएगा। तो इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बोला रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, कि ए और बी के बीच में कितना शेयर चेंज हो जाएगा,
या विराट कोहली, रोहित शर्मा या सचिन तेंदुलकर के बीच में क्या महेंद्र सिंह धोनी ऐड हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, तो पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, बंद नहीं किया जाता है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यस और नो, तो यहाँ पे बोला है ऑर्डर ऑफ कोर्ट। आगे देखेंगे कि हाउ मेनी वेज वी कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप, तो बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर से, मैंडेटरीली भी हमको किस बहुत सारे कारणों की वजह से भले ही पार्टनर्स को नहीं लगता है डिसॉल्व करना, लेकिन वहां पे झक मार के हमको पार्टनरशिप फॉर्म बंद करना पड़ेगा। लेकिन जहां पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये वॉलंटरी भी हो सकता है। जैसे कि सी अगर मान लो रिटायर होना चाहता है तो रिटायर हो जाए, लेकिन रिटायर होने के बाद बाकी सारे पार्टनर अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म यानी या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप माना जाएगा। तो ये वॉलंटरी है, रिटायर होना वॉलंटरी है, उसको कोर्ट ने पार्टनर को रिटायर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्कोप, अब बताएंगे क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ये कॉन्सेप्ट बड़ा है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट बड़ा है। अगर मान लेते हैं कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या उसमें अटुक मटुक अपना पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगा। अरे सुनो, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। अगर पार्टनरशिप फर्म ही नहीं रहेगी तो पार्टनरशिप ही नहीं रहेगी ना, तो फर्म डिसॉल्व हो गई तो ऑटुक मटुक क्या हो जाएगा बोलो, पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी, हो गई ना। लेकिन क्या पार्टनरशिप डिसॉल्व होने से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है क्या, नहीं। तो पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन इंक्लूड्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट पार्टनरशिप डिसोल्यूशन विल नॉट इंक्लूड व्हाट, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन, क्लियर है। एंड लास्ट वन, फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स कहां पे होगा बोलो, जहां पे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वहां पे फाइनल अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया जाएगा, क्लियर है पक्का। तो ये कुछ 5 पॉइंट है, ठीक है ना, फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीड नाउ एट योर ओन, कम ऑन। और आपका ये आज का होमवर्क भी है, आपने क्या करना है बोलो, अपने नोटबुक में पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप डिसोल्यूशन लिखना है और इतनी सारी बातें लिख के निकालनी है अपने नोटबुक में। ओके चलो, सो कम ऑन, एक बार इसको पढ़ लेना अभी के अभी, कम ऑन। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप समझने से पहले हमको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डिफरेंस समझना जरूरी था, जो अभी हमने यहाँ पे समझ लिया है। सारे पांचों पॉइंट्स को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है ना, बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए, ठीक है।
ओके चलो आई थिंक पढ़ के हो गया है। नाउ सेक्शन नंबर 39 को पढ़ते हैं थोड़ा। According to section 39 of the Indian Partnership Act 1932, the dissolution of the partnership between all the partners of the firm is called the dissolution of the firm। यानी कि पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स ने डिसॉल्व करने की सोची तो इसको माना जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अदरवाइज वो क्या माना जाएगा, कोई और एक पार्टनर चाहता है, रिटायर होना चाहता है, तो उसको बोलते हैं क्या, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, ना के डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्लियर, पक्का, ये क्या, यस। अब एनालिसिस को देखो। द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। जैसे ही फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के जितने भी एक दूसरे की तरफ रिलेशन है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। But when only one or more partners retires or becomes incapacitated from acting as a partner due to death, insolvency or insanity, the partnership and the relation between the such partners and others is dissolved, but the rest may decide to continue। मतलब कोई एक पार्टनर अगर मान लो रिटायर होना चाहता है, उसकी डेथ हो गई या फिर उसको वो इंसेन हो गया, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी हो गई, तो उस केस में उस पार्टनर की बाकी सारे पार्टनर्स के साथ जो भी रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा। उसको छोड़ के जो बाकी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो कंटिन्यू रहेगा। The particular partner goes out, but remaining partners carry on the business of the firm is called as a dissolution of partnership। कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर अगर चला गया और रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू कर लिए तो उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। In the case of dissolution of firm, on the other hand, the whole firm is dissolved and the partnership terminates as between each and every partner of the firm। In case of a dissolution of firm, the partnership will be terminated। What is terminated? Partnership बंद हो जाएगी between each and every partner of the firm। Okay, चलो। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में बात किसकी कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब कितने प्रकार से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने के फर्म डिसॉल्यूशन के दो तरीके हैं, दो तरीके से हो सकता है। एक तो बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ऑर्डर ऑफ कोर्ट से वो क्या हो सकते हैं बोलो, फर्म डिसॉल्व हो सकती है। और दूसरा तरीका बाय वॉलंटरी, मतलब बाय नॉट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मतलब एक तो कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व होगा या फिर कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व, कोर्ट के ऑर्डर नहीं आने के बावजूद डिसॉल्व होगा, मतलब वॉलंटरी। जैसे कि एबीसी तीन पार्टनर है, तीनों मिलके चाहते हैं कि डिसॉल्व करें तो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, वॉलंटरी है अगर पार्टनरशिप एट विल वगैरह है तो। लेकिन अगर मान लो पार्टनरशिप अगर कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता, क्या होता है बोलो, कुछ प्रोविजंस है जिसके अंदर कोर्ट ये ऑर्डर पास करेगा कि इस पार्टनरशिप को बंद करो। क्लियर है, पक्का। तो देखो यहाँ पे दो प्रकार, पहला डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर, विदाउट ऑर्डर यानी कि वॉलंटरी डिसोल्यूशन, या फिर दूसरा बोला यहाँ पे डिसोल्यूशन बाय दी कोर्ट। ओके, तो सेक्शन नंबर 40, 41, 42, 43, ठीक है ना, ये कितने हैं बोलो, ये किसके है बोलो, ये है अपने पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन बाय नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे सेक्शन लिखते हैं, सेक्शन नंबर 41, यहाँ पे किसका है बोलो, सेक्शन 40 किसका है बोलो, बाय एग्रीमेंट। यहाँ पे दिखा ना बाय एग्रीमेंट, तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सब मिलके एग्री करेंगे, सॉरी बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट में नहीं आएगा, वॉलंटरी में आएगा। सेक्शन 40 बाय एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। सेक्शन 41, सेक्शन 41 किस चीज का देखो, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन यानी कि यहाँ पे करना ही पड़ेगा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। उसके बाद सेक्शन 42 डिसोल्यूशन इन केस ऑफ कॉन्टिंजेंसीज, एंड सेक्शन 43 ये कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट विल, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट विल। और सेक्शन 44 ये कहता है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सेक्शन 44 में ये क्या है, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो इसमें कितने प्रकार है देखो यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी, तो इतने प्रकार है। पहला इनसैनिटी एंड अनसाउंड माइंड लिखते हैं, चलो
ये सारे इसके प्रकार हैं, इनसैनिटी या फिर अनसाउंड माइंड। कौन बोलो, पार्टनर की इनसैनिटी या अनसाउंड माइंड। उसके बाद परमानेंट इनकैपेसिटी या मिसकंडक्ट, परमानेंट इनकैपेसिटी। या फिर तीसरा क्या बोला है, मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट इन मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद परसिस्टेंट इरेगुलरिटी, परसिस्टेंट इरेगुलरिटी। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बाय पार्टनर, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बाय पार्टनर। नेक्स्ट चीज क्या बोलिए, देखो यहाँ पे एफ जी, कंटिन्यूअस और लॉसेस एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। इधर क्या है, कंटिन्यूअस लॉसेस, या फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या बोलो, बट जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। क्लियर है, पक्का। तो ये रहा चार्ट अपना, दैट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। अब यहाँ पे होलसेल में सवाल इसके ऊपर नहीं आएगा। व्हाट इज होलसेल सवाल, आपको पूछेगा इन हाउ मेनी वेज द फर्म में गेट डिसॉल्व, ऐसा सवाल नहीं आएगा। आपको क्या पूछ देंगे, हाउ बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट द फर्म में गेट डिसॉल्व, तो उसके अंदर अपनी इतनी सारी बातें डिस्कस करनी है। या फिर पूछा जाएगा हाउ वॉलंटरली द पार्टनरशिप फर्म में गेट डिसॉल्व, तो उसके अंदर ये 40, 41, 42, 43 लिखना है। या फिर आपको एग्रीमेंट से कैसे डिसॉल्व होगा वो बताओ, ये 2 मार्क का सवाल पूछा जा सकता है। कंपल्सरी कैसे होगा, बाय कॉन्टिजेंसी डिसॉल्व कैसे होती है, या पार्टनरशिप एट विल डिसॉल्व कैसे होती है, इसके 2 मार्क के सवाल पूछेंगे। या फिर यहाँ पे इनकैपेसिटी, इनसाउंड, इन हर एक पॉइंट के ऊपर आपको क्या पूछा जा सकता है, बोलो वॉलंटरी, आपको रिटेल में सवाल पूछे जा सकते हैं 2-2 मार्क के। क्लियर है, पक्का। तो ये रहा चार्ट अपना, ठीक है ना। एक काम करेंगे, इस चार्ट को कॉपी डाउन करेंगे पहले, ठीक है। कॉपी डाउन द चार्ट, हेडिंग डालना फर्म डिसोल्यूशन। ठीक तरीके से इस चार्ट को कॉपी डाउन कर लेना, बिकॉज ये चार्ट हमको बाद में बहुत काम आने वाला है जब हम रिवाइज करेंगे। ओके।
ओके चलो, आई थिंक आपका चार्ट लिख के हो गया है। ओके चलो, सो व्हाट आई वाज थिंकिंग एक्चुअली कि आज ही के लेक्चर पे ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने कंटिन्यू किया अभी इसी लेक्चर में इन सारी बातों को, तो ये बड़ा ही प्लेन एरोप्लेन हो जाएगा आपके दिमाग के लिए, सब उड़ जाएगा जितना भी मैंने आज के लेक्चर पे सीखा है। आई वॉज प्लानिंग टू फिनिश इट ऑफ, फिनिश कर भी सकता हूँ, लेकिन चलो आज खत्म नहीं करते हैं, थोड़ा दिमाग के ऊपर ओवरडोज हो जाएगा आपको, तो इसको पेंडिंग रखते हैं और इसको कल के लेक्चर पे हम लोग फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। सो वी हैव टू वेट फॉर अनदर लेक्चर फॉर कंप्लीटिंग दिस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओके चलो, सो बाय बाय। जितनी भी बातें हुई हैं प्लीज रिवाइज करना, सावधान रहना और सतर्क रहना। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।